आपको धन्यवाद देता हूँ, आप हमेशा मौका देते हैं, मगर हम टाइम बाउंड है, हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास। मैं सिर्फ और ये सुनने और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी राम जी, सरकार जी राम जी के नाम पर घुटने टेकेगी क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार वो एक बार फिर से घुटने टेकेगी, फिर से पीछे हटेगी, फिर से सरकार बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई सरकार ने बहुत बड़ा फैसला और बहुत गलत फैसला ले लिया है? सरकार बिल लेकर के आई है जिसको नाम दिया गया विकसित भारत जी राम जी। अब ये जो जी राम जी है, इसी में ही राम निकला हुआ है। और राम कैसे निकल गया, जरा इस बात को समझिए। राम निकलने का मतलब यह है, गांव देहात की भाषा में कहे जाते हैं कि इसका तो राम निकल गया, मतलब इसके प्राण निकल गए, यह कहा जाता है गांव देहात की भाषा में। तो कैसे इस बिल को लाने के पीछे सरकार इस बिल का जो मूल है, यानी जो मनरेगा के जरिए लोगों को नौकरी मिलती थी, काम मिलता था, उसी को कैसे खींच रही है, कैसे घटा रही है, इस चीज को जरा गौर से समझिए। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब सरकार कह रही 125 दिन के रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं। लेकिन आपके सामने अगर मैं आंकड़े रख दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि भैया ये तो पूरी तरह से आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। लेकिन अब तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भैया ये इसी रफ्तार से चलते रहे तो एक गांधी जी की तस्वीर को भी हटा देंगे, गांधी जी की फोटो को भी हटा देंगे। अरविंद सावंत वो कह रहे हैं कि अब वो नोटों से भी गांधी की तस्वीर को हटा देंगे। मनरेगा कानून की जगह नया विकसित भारत जी राम जी बिल लाने पर सरकार के फैसले को लेकर के सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो नोटों से भी गांधी की तस्वीर को हटा देंगे। और ये मजाक वाली बात नहीं है। जिस तरीके से सरकार चलती हुई नजर आ रही है और गांधी को लेकर के जिस तरीके की नफरत है, सब जानते हैं। गोडसे को मानने वाले, गोडसे की विचारधारा वाले, गोडसे का पूजा करने वाले, वो कौन से दल में है, कौन सी सरकार में है, पूरा देश जानता है। तो गांधी जी से नफरत होगी कि गांधी जी से मोहब्बत होगी, इस बात को तो आप तय कर लीजिए। लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। भूमिका लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े हैं और आंकड़े ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। आंकड़े आप देखिए, और ये आंकड़े जो है वो सब कुछ बयां करते हैं। पहले सरकार 90%, केंद्र की सरकार वो 90% पैसा देती थी मनरेगा के अंदर और 10% पैसा राज्य की सरकार देती थी। लेकिन जी राम जी में 60% केंद्र की सरकार देगी और 40% राज्य की सरकार देगी। यानी अब पैसा अगर नहीं होगा तो भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला। बिना भोजन के भजन नहीं हो सकता है, बिना पैसे के काम नहीं हो सकता है। तो काम ही नहीं होगा तो योजना अपने आप खत्म हो जाएगी। जब ऊपर से पैसा आएगा नहीं, राज्य के पास में पैसा है नहीं, तो योजना खत्म और नाम भी खत्म और काम भी खत्म और विवाद भी खत्म, सब कुछ खत्म। यानी ना नौमन का तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तो पैसा आएगा, ना मजदूर काम करेंगे और खत्म। अब इसमें भी जरा समझिए कैसे जो है ये काम घटता चला गया। सरकार अब कह रही है हम 125 दिन का काम देंगे, 125 दिन का। लेकिन आज जो 100 दिन का काम की गारंटी है, उसको बीते 11 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार क्या 100 दिन का रोजगार भी दे पा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले साल सिर्फ 3% लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, सिर्फ 3% लोगों को। 13 करोड़ लोग रजिस्टर है, 13 करोड़ लोग काम करने वाले हैं, लेकिन 13 करोड़ में से सिर्फ 3% लोगों को 100 दिन का काम मिला है। दोस्तों, ये जो खबर है या ये जो बिल है, वो आप यूं समझिए कि गांव देहात में एक जो बेचारा गरीब आदमी है जो मनरेगा के तहत मजदूरी करता है और उसको 279 रुपए मजदूरी मिलती है, 300 रुपए भी नहीं कर पाई है सरकार। 279 रुपए उसको मजदूरी मिलती है और वो 279 रुपए मजदूरी वो भी उसके हाथ से जाने वाली है। आप समझिए जरा, आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। 2018-19 में 100 दिन काम पाने वाले सिर्फ 10% लोग थे और
औसत काम हुआ 100 दिन की जगह पर सिर्फ 50 दिन, तकरीबन 51 दिन काम हुआ है। फिर 2019-20 के अंदर 100 दिन काम करने वाले संख्या और घट गई, और ये कोविड से पहले की बातें हो रही, कोरोना से पहले की बात है। केवल 7.5% लोगों को ही 100 दिन जो है वो काम मिल पाया, और औसत काम हुआ 48 दिन। इसके बाद में 2020-21 जब कोरोना का समय था, तो तकरीबन 10% लोगों को, 9.50 लोगों को 50 दिन का काम मिल पाया, और औसत काम मिला 51 दिन का। 2020-21 के अंदर 100 दिन काम पाने वाले 8% लोग थे, तकरीबन 50 दिन का औसत काम मिल पाया। 2022-23 के अंदर 5.80 यानी तकरीबन 6% लोगों को 100 दिन का काम मिल पाया, और 47 दिन का काम औसत हो पाया। 2023-24 के अंदर तकरीबन 8% लोगों को 100 दिन का काम मिल पाया, और 52 दिन का औसत काम मिल पाया। 2024-25 में मात्र 3.60 लोगों को 100 दिन का काम मिल पाया, और केवल 42 दिन का काम हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतलब पूरी तरह से मैदान खाली करने वाली बात है। आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि सरकार कह रही है कि कहीं पर मेला लगता है, वहां पर सब लोग आकर के अपनी दुकान लगाओ, और अभी तो इतने ही लोग आते हैं, अब हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा लोग आए। यानी अभी तो 100 लोग आते हैं, 100 लोग दुकानदारी करते हैं, हम चाहते हैं 125 लोग आकर के दुकानदारी करें। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि पिछले कुछ सालों में जहां पर मेला लगता है, वहां पर दुकान नहीं लगने दे रहे हैं। वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी हैं या और कुछ खड़ा है, और दुकान लगने की जो जगह है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। यानी अभी आप जो है वो 100 दिन का रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। 100 दिन के रोजगार की जगह पर 42 दिन का रोजगार मिल रहा है आपकी सरकार के अंदर, और ज्यादातर राज्यों में आप ही की सरकार है। 3% लोगों को सिर्फ 100 दिन का काम मिला है, और आप कह रहे हैं 125 दिन का रोजगार देंगे हम। गारंटी है, ऐसे मुट्ठी तान तान करके बोला जा रहा है कि 125 दिन का रोजगार देंगे हम। अरे भाई, 125 दिन का रोजगार आप देंगे, कैसे हो पाएगा भाई? कैसे हो पाएगा 125 दिन का रोजगार? जरा ये तो बताइए कि कैसे दे देंगे आप 125 दिन का रोजगार? आज अगर आप 100 दिन में से अगर 70 दिन 80 दिन अगर रोजगार दे रहे होते तो समझ में आता क्या सरकार की नीयत। यानी जितना सरकार कह रही, कम से कम जो है उसके आसपास में तो सरकार पहुंच रही। अब तो आधे में भी सरकार नहीं है। और ये आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर हम इंटर्नशिप कराएंगे। याद आया आपको कुछ? गौर से याद कीजिए। कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 साल पहले कहा था कि 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल के अंदर हम इंटर्नशिप कराएंगे। यानी इसका मतलब यह था कि 20 लाख युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराई जाएगी। 20 लाख युवाओं को। आप बताइए जरा, अपने आसपास में देखिए, चेक करिए कि कितने युवाओं की सरकार ने इंटर्नशिप कराई है। और वो जो इंटर्नशिप करवाने की योजना थी, उसमें कहा गया कि 5-5 हजार रुपए हर महीने इंटर्नशिप के लिए स्टाइफंड मिलेगा, और उसमें 4,500 रुपए सरकार देगी, 500 रुपए कंपनियां देंगी। याद आया आपको? आपको याद होगा जब पिछले साल सरकार ने ये किया, ये योजना चालू की, तो उस योजना के अंदर पूरे देश भर से, जहां पर 1 करोड़ की बात हो रही थी, 20 लाख सालाना बात हो रही थी, सिर्फ 95 लोगों को नौकरी मिली है। पूरे देश में 100 लोगों को नौकरी नहीं दिलवा पाए ये लोग। इतना बड़ा देश, इतनी बेरोजगारी, इतनी महामारी, इतनी भुखमरी। आप सोचिए, 100 लोगों को रोजगार ये सरकार नहीं दिलवा पाई। इंटर्नशिप, वो राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे थे, खटाखट खटाखट युवाओं के खाते में पैसे जाएंगे, तब सरकार जो है योजना लेकर के आई थी कि नहीं, हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं, और इतना माहौल बनाया गया। अब ऐसे तो 95 लोगों को वैसे सीधे रोजगार दे देते, सरकार सिफारिश से भर्ती कर देती तो कम पैसा लगता। लेकिन इतना पैसा लगाया गया, इतनी ब्रांडिंग की गई, इतना खर्चा किया गया, इतना एडवर्टाइजमेंट की गई, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 95 लोगों को। गौर से सुनिए, तब कहा गया था कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में देंगे, यानी 20-20 लाख युवाओं को हर साल देंगे, और उसमें यह कहा गया था कि 500 बड़ी कंपनियां
वो अपनी कंपनियों के अंदर इंटर्नशिप करवाएंगी। यानी हर कंपनी हर साल 4000 युवाओं को इंटर्नशिप करवाएगी। आप जरा एक बार 4000 लोगों की भीड़ देखिए, कहीं पर कोई ठीक ठाक नेता आता है तब जाकर के 4000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। कई बार मोदी जी की रैली में 4000 लोग नहीं आते, वहां पर जो है 1000-2000 लोग आकर के रह जाते हैं। तो 4000 लोग बहुत ज्यादा होते हैं साहब। क्या इतने जो एक रैली के अंदर आपको भीड़ दिखाई देती है, कोई कंपनी ऐसी है कि उस पूरी भीड़ को अपने पास में इंटर्नशिप के लिए बुला ले? अरे इस बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके पास में पूरी लेबर इतनी नहीं होगी, रेगुलर लेबर इतनी नहीं होगी। खैर, कह दिया सो कह दिया, बोल दिया, मुंह में आया तो बोल दिया। अब उसके बाद में इस योजना में 90,000 रुपए हर महीने सरकार को जो देना था, क्योंकि 20 लाख युवाओं को 5000 के हिसाब से अगर आप भाग करें, गुणा करें, तो तकरीबन पैसा हो जाता है 90,000 रुपए, और ये एक साल का हो जाता है 10,800 रुपए। और इसमें टोटल जो है पैसा बन जाता है 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रुपए। और सरकार ने दिया कितना? सिर्फ 840 करोड़ रुपए, यानी 1,000 करोड़ भी नहीं दिया। 12,000 करोड़ देना था, 1,000 करोड़ भी दिया नहीं। मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं आपको कि आप समझिए कि जो आज ये कह रहे हैं 100 दिन की जगह पर हम 125 दिन का रोजगार देंगे, गारंटी है। वो लोग 12,000 करोड़ की जगह पर सिर्फ 1,000 करोड़ देते हैं। आपको लगता है कि 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार दे देंगे? और इसमें भी कंपनियों को ऑफर कितना करना था? हर कंपनी को 4-4 हजार इंटर्नशिप ऑफर करनी थी। 500 कंपनियों को 20 लाख जो है वो ऑफर करनी थी, लेकिन ऑफर कितनी की? सिर्फ 1,65,000। कहां 20 लाख और कहां 1,65,000, यानी 1.5% मात्र। फिर उसके बाद में 52,000, 1,65,000 में से सिर्फ 52,000 लोग जो है वो इंटर्नशिप करने के लिए आए। फिर इसके बाद में 16,000 लोगों ने 52,000 में से ज्वाइन किया। उसमें से 6,000 लोग बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि 5,000 रुपए स्टाइफंड मिलता है। 5,000 का मतलब यह है रोजाना का 160 रुपए। अब कोई नया लड़का बेचारा तैयार होकर के घर से जा रहा है, 160 रुपए उसको मिल रहे हैं, उतना तो किराए में खर्च हो जाता है। किराया उतना जो खर्च हो जाता है। अब 10,000 लोग जो है वो आखिरी तक काम करते रहे। 10,000 लोगों ने इंटर्नशिप पूरी की और 10,000 लोगों में से सिर्फ 95 लोगों को नौकरी मिली। जय हो मोदी। 95 लोगों, इतना बड़ा तामझाम, इतनी बड़ी जो है कहानी बनाई गई, इतना माहौल बनाया गया और 95 लोगों को नौकरी मिली। 100 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। अब आपको लगता है कि ये 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार दे देंगे। और फिर जब ये नाम जो है ये रख दिया वीबीजी राम जी, वीबीजी राम जी ये नाम रख दिया। इससे पहले चर्चा ये है, अंदर खाने की खबर ये है कि पहले नाम रखा गया था और बहुत सारे अखबारों में खबर छप चुकी थी कि नाम रख दिया गया था पूज्य बापूजी। योजना करके इसका नाम रखा गया था पूज्य बापूजी। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पूज्य बापूजी आसाराम बापू है, और मोदी जी तो उनको गुरु मानते रहे हैं। आसाराम बापू जो बलात्कार के केस के अंदर जेल में है, हालांकि वो बीच बीच में खुलेआम घूमता रहे, इधर उधर जो जमानत हो जाती है। बाकी उमर खालिद जैसे लोगों की जमानत नहीं हो पाती है, लेकिन इनकी, आसाराम की, राम रहीम की, इनकी जमानत हो जाती है आराम से, और बड़े काफिले के साथ में लोग निकलते हैं। तो पूज्य बापूजी जब कहा तो कहा कि ये तो आसाराम वाला कानून लेकर के आ रहे हैं। आसाराम के नाम पर जो इन्होंने रख दिया है। फिर फजीयत हुई, बदपिटी, और उसके बाद में कहा कि नहीं नहीं ऐसा करिए, वीबीजी राम जी कर दीजिए। और ये राम जो है बीच में आ जाएगा तो यह है कि विपक्ष इस पर विवाद भी नहीं कर पाएगा, इस पर आपत्ति भी नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो फिर कह देंगे कि देखो भाई राम के नाम पर विरोध कर रहे हैं। और ऐसा करते करते पहले ये कर देंगे और उसके बाद में किसी न किसी दिन राम की फोटो को लेकर के भी आ जाएंगे कि राम की फोटो जो है वो लगाओ नोटों के ऊपर और ये भी हटाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
जी राम जी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब यहां पर जिस तरीके से किरण रिजिजू कह रहे हैं कि देखो राम के नाम का विरोध हो रहा है, भैया ऐसे तो आसाराम के नाम में भी राम है, तो आसाराम का भी विरोध ना करें, आसाराम की भी आरती उतारें। और बहुत सारे लोग हैं, राम रहीम, उसके नाम में भी राम है, उसकी भी आरती उतारी जानी चाहिए, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला करके सम्मानित किया जाना चाहिए। ये कौन सी बेतुकी बात है भाई? कोई आदमी किसी की हत्या करके आया है या कोई गलत काम करके आया है किसी की बहन बेटी के साथ में, उसका नाम राम है, तो क्या उसको पुलिस पकड़ करके नहीं ले जाएगी कि इसका तो नाम में राम है? ये गजब बात है भाई। और अब जो है वो चर्चा हो रही है कि चलो नोटों पर से भी नाम हटाओ, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आईटी सेल पूरी तैयार बैठी है, माहौल पूरा बनाया जा रहा है। एक यूजर उसने लिखा है कि अच्छा है ना, नोट पर उसी की तस्वीर होनी चाहिए जिसे देश की जनता पसंद करती है। प्रभु श्री राम को देश की जनता अपना आदर्श मानती है और प्रभु श्री राम से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, इसलिए नोट पर प्रभु श्री राम की तस्वीर होगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा। धोखेबाज इंसान की फोटो नोट पर नहीं होनी चाहिए। गांधी जी को धोखेबाज बताया जा रहा है, और ये जो है वो अपने आप को जय हिंद सनातनी, ये इस तरह से आप जाकर के देखेंगे ये वही भाजपा, गोडसे और इन सब के मानने वाले लोग हैं। एक और कह रहा है कि भाई पहले अशोक लाट का चित्र ही लगता था जो भारतीय संस्कृति का उद्घोष का वाचक था। राजनेताओं ने अपने चित्र अपने स्वार्थ के चलते इसके स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगा दिया। मतलब जो न्यूट्रल आदमी है उसको बताया जाएगा कि नहीं नहीं, पहले तो अशोक स्तंभ का जो है फोटो लगता था, अब जो है महात्मा गांधी का तो कांग्रेस ने लगा दिया, इसलिए हम हटा रहे हैं। हो सकता है कि फिर से अशोक स्तंभ का ही फोटो लगाया जाए, वही 4 शेर लगाए जाए। तो ये कुल मिलाकर के क्या उसी दिशा में बीजेपी बढ़ रही है? लेकिन इतना आसान नहीं है। अब विपक्ष वो 240 वाला है, 240 वाला है अब, तो अब जो है वो विपक्ष बता देगा कि भैया इतना भी आसान नहीं कि आप जो चाहोगे कर लोगे। और प्रियंका गांधी कह रही कि किसी को अपनी सनक के अंदर देश को चलाने का कोई हक नहीं है। बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। अब कुल मिलाकर के देखने वाली बात यह है कि सरकार इस मामले में क्या वाकई आगे बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से कहा गया है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजिए ताकि इस पर विस्तार से बात हो, चर्चा हो। आप ना केवल पैसा घटा रहे हैं, आप ना केवल जो है वो ये कह रहे हैं कि जो मनरेगा में काम करने वाले लोग थे वो अनस्किल्ड थे, अब स्किल्ड लेबर आपको चाहिए। एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, फिर उसमें दूसरा कंडीशंस रख रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? या फिर सरकार ये सब कुछ नहीं मानने वाली है और इस बिल को पास करवा देगी, या वाकई इस बिल को कम से कम स्टैंडिंग कमेटी के पास में तो जरूर भेजा जाएगा। मुझे लगता है आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं 17 तारीख को, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है। बाकी देखते हैं कि सरकार इसको लेकर के क्या करती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।